हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जानेंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जो अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्ट के ऊपर है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट या प्रिवेंटिव एक्ट के ऊपर है। 1967 का एक्ट है। और वो जो है मैंने अभी बताया था, उसमें उस वीडियो को आप देखिएगा। उसमें मैंने बताया कि जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो मतलब पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते, या कहना चाहिए उग्र हो जाते हैं, या सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करना या नुकसान पहुंचाना या कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में उन पर पाई जाती है, तो उनके ऊपर ये एक्ट लागू होता है। और उसके साथ साथ एक एक्ट के बारे में और हम बात करेंगे, NSA, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है। और इसके ऊपर आज हम डिटेल में देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है 1980 का है, एक्ट नंबर 65 ऑफ 1980। और उसमें क्या क्या है और क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं वो सब हम डिटेल में देखेंगे, किन लोगों पर ये लागू होता है, जैसे कि और ये इसमें क्या बेल मिलती है या नहीं मिलती है, और ये जो इस तरह के जो ये जो इस तरह के एक्ट होते हैं वो किस सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं, किस सिचुएशन पर ये लागू होते हैं, ये सब चीज़ें, या कहना चाहिए गवर्नमेंट या अथॉरिटी की इसमें क्या भूमिका होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 is an act of the Indian Parliament promulgated on 23rd September 1980। जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसने इसको इस एक्ट को प्रोमोलगेट किया या एनेक्ट किया 23 सितंबर 1980। प्रोमोलगेट करने की, पार्लियामेंट की जो प्रोमोलगेट करने की वो जो होती है डेट वो अलग होती है, जो एनेक्टमेंट डेट होती है वो अलग होती है। एनेक्टमेंट डेट वो होती है जो राष्ट्रपति के साइन होते हैं जब, वो अलग डेट होती है। ठीक है, ये हमारी जो पार्लियामेंट ने जब इसे पास किया तब की डेट है, 23 सितंबर 1980 का एक्ट है ये। whose purpose is to provide for preventive detention in certain cases, जिसका जो पर्पस है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से मतलब है एक तरह से जैसे प्रोटेस्ट के टाइम पे, या कहना चाहिए कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन एक्ट का सहारा लिया जाता है। जो प्रोटेस्टर्स होते हैं या जो कहना चाहिए इस तरह के लोग होते हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, उनके ऊपर इस तरह के एक्ट लगते हैं। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो क्राइम करते हैं उनके ऊपर, जैसे अभी इसके बाद राजद्रोह वाला भी है, सेडिशन, जो कि आईपीसी के सेक्शन 124A में दिया हुआ है, उसके लिए प्रोविज़न, वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम एनएससी के बारे में जानते हैं। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन देता है, या मतलब उन लोगों को डिटेन करने की पावर देता है, अरेस्ट करने की पावर देता है। ठीक है, जो इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन में पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ना करके, या पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण देना या लोगों को बरगलाने वाले काम करते हैं वो सब, तो उन पर एनएसए लगती है। जैसे एक हम इसका एग्ज़ाम्पल भी बहुत सारे देखते हैं टाइम टू टाइम हमारे, जैसे कि लास्ट ईयर से लेके अब तक काफ़ी मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जैसे निर्भया वाला केस हुआ सन 2012 में, निर्भया केस हुआ तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए। फिर उसके बाद शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट हुआ एनआरसी और सीएए को लेकर। अभी फार्मर्स के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन सब में जो है इस तरह के जो प्रिवेंटिव डिटेंशन किए जाते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक होते हैं लोग, उनके ऊपर इस तरह से लग जाते हैं, तो उन्हें डिटेन करने की पावर देता है एनएसए। और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ एक्टिव वाले में। ठीक है, उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना दी है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, whose purpose is to provide for preventive detention in certain cases, कुछ certain cases में, जैसे मैंने अभी प्रोटेस्ट से रिलेटेड बताया, and for matters connected therewith, और जो इस तरह के मैटर्स या तो कनेक्ट किए हुए कहीं ना कहीं, और या फिर वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ठीक है, द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये जो एक्ट है पूरे होल ओवर इंडिया पर काम करेगा, होल ओवर इंडिया में मतलब एनफोर्स होगा। इट कंटेन्स 18 सेक्शंस, इस एक्ट में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में 18 सेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, फिर हम इससे पहले किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं, ये अभी देखिए 1980 में बनाया गया एक्ट है, लेकिन अगर ये 1980 में आया तो इससे पहले की जो इस तरह की सिचुएशन थी उनको हम कैसे हैंडल कर देते, तो उसके लिए भी कुछ एक्ट होगा। तो ये ऐसा ही एक एक्ट नहीं है जो ये 1980 में बनाया गया, बल्कि इससे पहले भी एक एक्ट था जिसका नाम था द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में बना था। वॉज अमेंडेड एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे अमेंड किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, to enable the
स्टेट टू डिटेन ए सिटीजन प्रिवेंटिवली, जिसे जो है एनेबल किया गया या स्टेट को एनेबल किया गया है, उसको पावर या अथॉरिटी दी गई तो जो इस तरह के डिटेन करने की उन सिटीजन्स को जो प्रिवेंटिव एक्टिविटी करते हैं उन लोगों को। ठीक है, द रोलेट कमिटी अप्रूव्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो रोलेट कमिटी थी उसने इसको अप्रूवल दिया इस एक्ट को। ठीक है, रिकमेंडेशन दैट द हार्श एंड repressive one provision of the Defence of India Act be retained permanently on the statute books. The interesting feature of the Rowlatt Bills was that they empowers the state to detain a citizen without giving the detain any right to move the law courts, and even the assistance of lawyers was denied to a detainee। मतलब यहाँ पे ये है जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हो गया, ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, जो इन एक्ट में मतलब डिटेन किए जाएंगे या इन एक्ट में जिनके ऊपर ये एक्ट लागू होंगे या प्रोसीडिंग की जाएगी उन लोगों के ऊपर जो रॉयल कमेटी है उन्होंने 1980 से पहले का जो 1915 में जो हमारा वो था एक्ट था, ठीक है, उस एक्ट में बताया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950 का था। उसमें ये बताया गया कि ये जो एक्ट बनाए गए हैं इनके पीछे बनाने के पीछे मेन पर्पस ये है कि जो पर्सन इस तरह के काम करता है जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो या कहीं ना कहीं एक जन सैलाब को या एक पूरी कहना चाहिए कम्युनिटी को कहीं ना कहीं बरगला दे या उसको जो है उसको गलत तरीके से भाषण देना या कहना चाहिए उसे उन्हें वो करना डिसाइड करना या भड़काना, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। यस, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ इस तरह के वर्ड्स बोलना जो बहुत गलत हों, तो वो सब चीज़ें अगर कोई पर्सन करता है तो उसे बिना किसी प्रोसीडिंग के या बिना किसी मतलब प्रूफ के भी उसको डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। और उसमें कोई मतलब उसका कोई ना तो कोई एडवोकेट होगा, मतलब उसको ना ही कोर्ट में उसको ले जाया जाएगा, उसको बिना कोर्ट प्रोसीडिंग के भी डिटेन किया जा सकता है। ये इस एक्ट को NSA में भी और अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्टिविटी एक्ट में भी ये दोनों एक्ट सरकार को या कहना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ये पावर देती है कि उस प्रोटेस्टर्स को या उस पूरे ग्रुप को या उस इंस्टीट्यूशन को डिटेन कर सके अनलॉफुली। ठीक है, द जलियांवाला बाग ट्रेजिडी वॉज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस रिवॉल्ट बिल्स। ये जो रिवॉल्ट बिल था इसका एक डायरेक्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो जलियांवाला बाग वाला एक अच्छा एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट यूज़ किया गया जो रोलेट बिल्स था वो। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव द पावर्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन टू द स्टेट फॉर रीजंस कनेक्टेड विद डिफेंस। एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी है 1935 जो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी प्रोविज़न 1935 वाले एक्ट से लिए गए हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। और उसके जो ये प्रोविज़न थे जो हमारी सोसाइटी के जो हमारे कहना चाहिए कल्चर के हिसाब से मतलब सूटेबल थे वो तो हमने उसमें से ले लिए, लेकिन जो नहीं थे वो हमने उसको नहीं एक्सेप्ट किया। ठीक है, फिर वो उसमें जो है ये हमारी जो ये वाला जो एक्ट था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव द पावर्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन देने की पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को ये एक पावर देता है प्रिवेंटिव डिटेंशन करना। प्रिवेंटिव डिटेंशन से मतलब ये होता है कि जब कभी किसी भी सोसाइटी में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकता है। मतलब किसी भी पर्सन को या ग्रुप को या इंडिविजुअल भी हो सकता है उसमें और पूरा ग्रुप भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन को जो इस तरह का काम कर रहा हो, पूरी एक भीड़ को या कहना चाहिए प्रोटेस्टर्स को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना है या भाषण दे रहा है या एडवाइस कर रहा है, तो वो सब उसके ऊपर ये NSA और अनलॉफुल प्रिवेंटिव
एक्टिविटी एक्ट उसके ऊपर लगाया जा सकता है। ये गवर्नमेंट को पावर देते हैं ये एक्ट कि उस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया जा सके। इन सब मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और वो काम कर रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ जो बोल रहा है उसको रोकने के लिए उसको डिटेन किया जा सकता है बगैर किसी चार्जशीट फाइल किए हुए। ठीक है, ये हमने पहली वीडियो में भी देखा। अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्टिविटी एक्ट में भी सेम ऐसे ही एनएसए में होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में भी, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई पर्सन कुछ बोल रहा है तो वो भी तो ठीक नहीं है ना, सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाएगा जो कि एक रॉन्ग अलार्म होगा सिटीजन्स को। इस तरह से मतलब एक लिमिट में रहना चाहिए, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस वजह से इन एक्ट को उसके ऊपर उस पर्सन के ऊपर या उस ग्रुप के ऊपर, उस अथॉरिटी के ऊपर, उस पूरी इंस्टीट्यूशन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। ठीक है, ये जो रॉलेट कमेटी थी वो भी इस बात को मानी। जब जलियांवाला बाग हुआ उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इसके बाद द प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स हैड द पावर टू फॉर्मुलेट लॉज फॉर रीजंस कनेक्टेड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। जो गवर्नमेंट है उसके पास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर करने की एक जिम्मेदारी होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये सब किया जाता है। विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड आर्टिकल 21 गारंटीड टू एवरी पर्सन द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। साथ ही साथ जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, सिटीजन्स के जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 21 है जो कि बात करता है, गारंटी देता है टू एवरी पर्सन द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच कंडक्टेड बी डिनाइड टू हिम विदाउट ऑनरिंग द ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, जो एक मतलब कहना चाहिए ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटिव एक्ट भी और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी, इस तरह के जो एक्ट हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बनाए हुए हैं गवर्नमेंट के लिए, वो एक तरह का इसको जैसे मैंने पहले भी बताया कि अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट को वैसे ही ब्लैक लॉ घोषित कर दिया काफ़ी एक्टिविस्ट ने। जैसे कश्मीर की एक वो थी एक्टिविस्ट थी और साथ ही साथ वो एक जर्नलिस्ट भी थी, उन्होंने उसको ब्लैक लॉ की लिस्ट में रखा इन लॉ को, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। लेकिन इसके पीछे एक पर्पस दिया जाएगा कि यहाँ पे टकराव हो गया कि गवर्नमेंट्स को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पावर दे दी गई, उधर ह्यूमन राइट्स को कवर करने के लिए सोसाइटी के जो सिटीजन्स हैं उनको भी एक पावर दे दी गई अंडर आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मेंटेन करने की। तो यहाँ दोनों में एक तरह का टकराव आता हुआ दिख रहा है। तो इस जो टकराव है ये ना हो, ये गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, ये गवर्नमेंट के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर कभी ऐसा होता है कोई पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करता है या उस सोसाइटी के खिलाफ कुछ करता है तो उसके पास पावर है कि वो इन एक्ट को लागू करे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो मोनोपोली या एक अधिकार ना क्रिएट कर दे या कहना चाहिए एक तानाशाही ना कर दे। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के लिए भी कहा गया, आर्टिकल 21 कह दिया गया। तो गवर्नमेंट को उतनी ही लिमिट तक उस लॉ को लागू करना चाहिए जितना कि वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट ना हो। अगर वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो जाता है तो कोई भी लॉ हो उसमें वो गलत ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो काफ़ी एक्टिविस्ट हैं वो इन लॉज को ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट बताते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं उसमें जो पर्सन इन्वॉल्व ना हो वो भी फंस जाता है, बाय मिस्टेक हो जाए या जैसे भी हो जाए, इस तरह के काफ़ी केस देखने को मिले हैं। तो इसलिए इसके ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट भी कहा जाता है। जैसे एक गोपालन वाला केस है, ठीक है, वो अच्छा खासा एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिस्टिंग्विश्ड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो गवर्नमेंट जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, इसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को क्या करना चाहिए, डिस्टिंग्विश करता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब जो लॉ हमें प्रोसीजर दे रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हर सिटीजन की एक जिम्मेदारी है, वो उसे मानना पड़ेगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिटीजन्स को के ऊपर ही वो जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी और सिटीजन की भी, दोनों की जिम्मेदारी होती है कि उस लॉ को, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर दिया गया है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, तो वो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी है, दोनों अपना अपना रोल प्ले करें। जहाँ पे भी कोई भी
गवर्नमेंट हो या सिटीज़न हो, जहाँ पे भी वो अपनी जिम्मेदारी से मतलब कहना चाहिए किनारा करते हैं या बचते हैं या उसमें लापरवाही करते हैं, तो वहीं पर क्या होता है, ये सोसाइटल एक अलार्म होता है कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस एक गौपालन वाले केस में क्या कहा गया। द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फ्रॉम द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सेइंग दैट any procedure duly enacted would be a procedure established by law। जो लॉ या जो प्रोसीजर ड्यूली एनेक्ट कर दी गई है, कैसे एनेक्ट कर दी गई है, लॉ द्वारा, ठीक है, वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कहलाएगी। हाउएवर दिस व्यू नाउ स्टैंड्स रिवर्स इन मेनका गांधी केस। ये अब जो है मेनका गांधी वाले केस में इसके जो व्यू को या इसको रिवर्स कर दिया गया है केस, वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ मस्ट ऑल्सो बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को मेनका गांधी वाले केस में क्या मतलब इसको वो कर दिया गया, स्टैंड रिवर्स कर दिया गया है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कैसा होना चाहिए। उसमें प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ से मतलब बताया कि वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, मतलब वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसे मेनका गांधी वाले केस में क्या हुआ था कि मेनका गांधी को जो है उनके जो वो था पासपोर्ट था उसकी वजह से रोक लिया गया था, तो उसमें मतलब उसके एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, जिसको ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट माना गया है। तो मतलब प्रोसीजर सही है, इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो प्रोसीजर लॉ दे रहा है हमें वो जस्ट होना चाहिए। इसमें ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि वो जो प्रोसीजर यूज़ किया जा रहा है, हमारे लॉ ने जो हमें प्रोसीजर दिया वो प्रोसीजर कहना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे को लेते हुए उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, वाइल आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द स्कीम अंडर विच ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कुड बी एनेक्टेड। आर्टिकल 22 जो है वो भी हमें प्रोसीजर, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसके लिए हमें क्या देता है, एक प्रोटेक्शन देता है। द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एक्ट 1950 वॉज एनेक्टेड एंड इट continued to be on the statute book until the Maintenance of International Security Act MISA was enacted in 1971। ठीक है, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है या एक्ट जो है 1950 वॉज एनेक्टेड, वो एनेक्ट किया गया। इट कंटिन्यू टू बी ऑन द स्टेट्यूट बुक्स, वो एनेक्ट किया गया वो हमें मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बताता है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मतलब इंटरनल से मतलब देश के अंदर जो मेंटेनेंस होगा सिक्योरिटी का, उसके बारे में बताता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मीसा कहा गया। वॉज एनेक्टेड इन 1971, वो 1971 में उसको इनेक्ट किया गया। द मीसा वॉज रिपील्ड इन 1977। फिर ये एक्ट जो है ठीक से सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, तो इसलिए 1977 में इसको रिपील कर दिया गया। एंड द ओनली पीरियड इन द इंडियन रिपब्लिक विद आउट एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ वॉज 3 ईयर पीरियड। ये सिर्फ 3 साल तक जो है उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ वॉज 3 ईयर्स पीरियड तक क्या रहा है, रिपब्लिक विदाउट एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इंडियंस जो है क्या हो गए इसके बगैर जो है, बिगिनिंग विद द रिपील ऑफ मीसा इन 1977। 1977 से पहले 3 साल तक ये जो मीसा था इसका कोई काम ठीक से हुआ नहीं, टू द प्रोमुलगेशन ऑफ NSA इन 1980। तो इसके बाद हमें जो है जब ये 1977 में ये रिपील कर दिया गया मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, तो उसके बाद 1977 में 3 साल तक तो इसमें बिल्कुल भी ये फेल हो गया। ठीक है, 1977 में हमें लगा कि हमें ये एक्ट रिपील कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को लगा कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो मीसा एक्ट को रिपील करने के बाद फिर इसके बाद टू द प्रोमुलगेशन द NSA इन 1980, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 हमें लाना पड़ा। ठीक है, ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। फिर इसके बाद हम इसमें देखते हैं NSA इज़ एन एक्ट दैट एम्पावर्स द गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम गवर्नमेंट की पावर देख लेते हैं कि NSA क्या पावर देता है गवर्नमेंट को। द NSA इज़ एन एक्ट दैट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डिटेन ए पर्सन इफ द अथॉरिटीज आर सेटिस्फाइड दैट ही और शी इज़ ए थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी और टू प्रिवेंट हिम या हर फ्रॉम डिस्प्यूटिंग
डिसरप्टिंग पब्लिक ऑर्डर। इसमें यह कहा गया कि गवर्नमेंट को ये एनएसए जो है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये पावर देता है अगर किसी पर्सन के ऊपर ये शक हो जाता है या ये बिलीव हो जाता है, शक होने पर भी ये प्रोसेस किया जा सकता है, ये लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा उस पर्सन के ऊपर या उस अथॉरिटी के ऊपर, ठीक है, या उस गवर्नमेंट को ये पावर दे देता है कि उसको पर्सन को या उस ग्रुप को या उस अथॉरिटी को क्या कर दे, डिटेन कर दे अनलॉफुल एक्टिविटी करने के जुर्म में, ठीक है। और वो जो है नेशनल सिक्योरिटी और टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के चलते, ठीक है, ऐसा उसके ऊपर एलिगेशन लगेगा। दिस एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डिटेन ए पर्सन टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्री जुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। मतलब जुडिशियल प्रोसेस नहीं होगी उसके ऊपर, जुडिशियल प्रोसेस होने से पहले ही उसको डिटेन कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन मतलब ख़राब करने के जुर्म में, कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जो होना चाहिए सोसाइटी में वो नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें। दिस एक्ट कहाँ, द रेजोल्यूशन रिलेशंस ऑफ इंडिया विथ फॉरेन कंट्रीज़, या सिक्योरिटी एक्ट मतलब सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर जो इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी उसको खतरा है या जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके लिए खतरा बनता जा रहा है। द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा। द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाइज एंड सर्विसेज एसेंशियल्स टू द कम्युनिटी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं लोगों को वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं इसके चलते, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने के चलते। इट इज़ नेसेसरी टू डू, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। दिस द एक्ट ऑल्सो गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट टू डिटेन ए फॉरनर इन ए व्यू टू रेगुलेट हिज प्रेजेंस और एक्सपेल फ्रॉम द कंट्री। ये जो है ये एक्ट जो है फॉरेनर्स के ऊपर भी लागू होता है। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है, वो इस तरह का काम करता है जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है या जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने में कहीं ना कहीं कोई खामियां आ रही हैं, तो उसके ऊपर भी ये अप्लीकेबल होगा। एक्सपेल फ्रॉम द कंट्री, जो हमारी कंट्री को एक्सपेल कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है। द एक्ट वॉज पास्ड इन 1980 ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे ये लॉ पास हुआ था सन 1980 में, ठीक है। फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लिया हमने। फिर हम आ जाते हैं इसका डिटेंशन कैसे कैसे होगा। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन इज़ 12 मंथ, जो मैक्सिमम पीरियड होगा इसमें एनएसए में डिटेन करने का वो 12 महीने हो सकता है, ठीक है, बिना किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के उसको डिटेन किया जा सकता है। द ऑर्डर कैन ऑल्सो बी मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ए कमिश्नर ऑफ पुलिस, या तो इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस कर सकता है इसमें, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस पे ऑर्डर अप्लाई कर सकता है अंडर देयर रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, अपनी जुरिडिक्शन के अंडर में। बट द डिटेंशन शुड बी रिपोर्टेड टू द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर हैज़ बीन मेड। मतलब किस ऑर्डर के चलते उस पर्सन को डिटेन किया गया, ये वो जो गवर्नमेंट वो जो होगी अथॉरिटी होगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिस पे जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं उनको गवर्नमेंट को ये चीज़ इन्फॉर्म करेंगे कि उसको किस लिए डिटेन किया गया है, ठीक है। नो सच ऑर्डर शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 12 डेज, कोई भी मतलब ऑर्डर जो है 12 दिन तक तो कोई काम नहीं करेगा अनलेस अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल ना मिल जाए, ठीक है, उस पर्सन के खिलाफ। इन्वोक द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में ऑल्सो भी इन्वोक या लागू होगा इफ़ ए पर्सन असॉल्ट ए पुलिस मैन ऑन ड्यूटी, अगर कोई पर्सन ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर असॉल्ट करता है, उसको मारता है या कहीं नुकसान पहुंचाता है, तो ये एनएसए उस पर भी लागू होगा, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है इस एक्ट में, क्या बुराइयां हैं ये देखते हैं हम। द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अलॉन्ग विद अदर लॉज अलाउइंग प्रिवेंटिव डिटेंशन हैव कम अंडर वाइड क्रिटिसिज्म फॉर देयर एलिज्ड misuse. The act's constitutional validity even during peacetime has been described by some sections as an anachronism, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है उसमें बुराइयां क्या हैं,
सबसे पहले तो इसमें बुराई है, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कहलाता है, ठीक है। किसी भी पर्सन को किसी बिना जुडिशियल प्रोसीडिंग के डिटेन कर सकते हैं। 12 महीने का इसमें टाइम दिया हुआ है। फिर इसमें जो है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कहना चाहिए कमिश्नर ऑफ पुलिस को पावर दी गई है, कोर्ट को कोई पावर नहीं दी गई है। और वो जो हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। 12 डेज तक तो उस पर्सन के बारे में कोई मतलब कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग या घर वाले या कोई भी उसके बारे में नहीं कर सकते। तो 12 दिन तक तो उसको डिटेन रहना ही है। और फिर उसके बाद 12 महीने तक भी डिटेन करने का प्रोविज़न है। तो 12 महीने तक बिना जुडिशियल प्रोसीडिंग के उसे डिटेन, बिना चार्जशीट के डिटेन कर दिया जाना। तो ये इसमें एक खामी है कि ये एक तरह से जो है ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, सिटीजन्स के मतलब जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट करता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। पीस टाइम के टाइम पे भी इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो वो भी सही नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसमें बुराइयां देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद हम इसके एक वीडियो और मैं इस पर बनाऊंगी, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। फिर इस पर एक वीडियो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनकी पावर के बारे में, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की जो प्रोसेस इस टाइम पे या प्रिवेंटिव डिटेंशन किस तरह से कर सकते हैं, ये जो लॉ मेंटेन करने, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, उसके ऊपर एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। फिर वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वरना, ठीक है। ये वाली वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और हाँ आप सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।